जब काव्या अपनी चचेरी बहन मुस्कान को एक व्हाट्सएप वॉइस नोट भेजती है जिसमें वो बोलती है कि मुस्कान जल्दी से घर आ जाओ। पापा और तनुज को मुकुल ने मार दिया है। मुस्कान जल्दी जबलपुरा। पापा और तनुज को मुकुल ने मार दिया है। तो जब वो उस रूम में घुसता है तो वो विनोद पे हमला कर देता है। तो किचन में से उसकी वाइफ भाग के आती है उसका शोर सुन के। तो वो देखती है कि दरवाज़ा अंदर से लगा हुआ है। पहले वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है तो लाख कोशिश के बाद भी उससे वो दरवाज़ा नहीं खुलता। तो वो भाग के बाहर जाती है मोहल्ले वालों को बुलाने। कि ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर आगरा में है, मेरे 2 बच्चे हैं। और वो बोलता रहता था कि मेरी एक दुकान है सदर बाज़ार में सुरेश रेडियो के नाम से। की दुकान है वो। मेरी कभी कहता है मेरे गोली मारी, कभी कहता है मेरे माता पिता तुम नहीं हो। मेरी बहू का नाम उमा है, मेरे पापा जी का नाम चंदा भारती है। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट चैनल पे। हम लोग वापस आ चुके हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ और आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसका हम एक एपिसोड काफ़ी पहले बना चुके हैं। तो अभी हम दूसरे एपिसोड में हैं। इस सीरीज़ का नाम है मिस्टीरियस कास्ट और इसमें हम दिल दहला देने वाले या फिर मिस्टीरियस टाइप के केसेस डिस्कस करेंगे। और इस पॉडकास्ट में मेरे साथ है ईशा एंड सौरभ। और आज का हमारा जो पॉडकास्ट होने वाला है ये कुछ मिस्टीरियस केसेस के ऊपर है जो कि मर्डर केसेस हैं। और हम शुरुआत करेंगे इसकी सौरभ से। 2021 में पानीपत हरियाणा में केस फाइल हुआ था जिसमें विनोद बरारा नाम के आदमी का मर्डर हुआ था। उसकी एक सीसीटीवी फुटेज भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। फुटेज में आप क्लियरली देख सकते हो कि एक आदमी विनोद बरारा के घर की तरफ आ रहा है और घर का दरवाजा खुला हुआ देख के वो सीधा घर के अंदर घुस जाता है। और विनोद की वाइफ किचन में काम कर रही है। किसी ने उसको नोटिस नहीं किया तो वो मौका पाकर सीधा उसी रूम में घुस जाता है जहाँ पे विनोद आराम कर रहा था। क्योंकि विनोद का कुछ महीने पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी दोनों टांगों में फ्रैक्चर आ गया था। तो जब वो उस रूम में घुसता है तो वो विनोद पे हमला कर देता है। तो किचन में से उसकी वाइफ भाग के आती है उसका शोर सुन के। तो वो देखती है कि दरवाज़ा अंदर से लगा हुआ है। पहले वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है तो लाख कोशिश के बाद भी उससे वो दरवाज़ा नहीं खुलता। तो वो भाग के बाहर जाती है मोहल्ले वालों को बुलाने। तो जब मोहल्ले वाले इकट्ठे होते हैं तो वो भी पूरा ट्राई करते हैं। वहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी थी, मारते हैं दरवाज़ों की तरफ कि वो दरवाज़ा खुलता ही नहीं क्योंकि वो अंदर से लॉक था। तो दरवाजे के पास एक खिड़की थी वो खुली थी। वो वहाँ से देख रहे थे कि उस आदमी ने विनोद को पहले तो बिस्तर से घड़ीसा और नीचे फेंक दिया। और उस पे एक उसके कमर पे गोली मारी और एक उसके सर पे गोली मारी। और तीसरी गोली लोड करके वो बाहर आ गया कि लोगों को डरा के मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। और जब वो गोली लोड करके बाहर आया तो लोग डरे नहीं। मोहल्ले वाले बहादुर थे तो उन्होंने उस चोर को पकड़ लिया और खंबे से बांध दिया और पीटा अलग। तो आप देखो कि लोग ये सुन के हैरान हो गए कि जब कोई पकड़ा जाता है ऐसे कोई व्यक्ति तो वो अपनी जान की भीख मांगता है कि मुझे छोड़ दो। पर उसने कहा कि मुझे अब चाहे मार दो, मैंने तो मेरा काम तो हो गया। उस चोर बदला लेने उस आया होगा मर्डर ने किसी ऐसे चीज़ का। कहा। ये रिवेंज मिस्ट्री है ये। तो दूसरी तरफ विनोद को भी लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं। इसको तो पुलिस के हवाले कर दिया लोगों ने। और विनोद को जब हॉस्पिटल लेके जाते तो उसकी रास्ते में डेथ हो गई क्योंकि उस पे सिर पे गोली लग चुकी थी उसकी। विनोद की मौत की खबर जब उनके घर वालों को मिली तो वो तो पागल हो गए कि सदमे से। उसके आप वीडियो में देख सकते हो कि फादर रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। विनोद की वाइफ को जब ये खबर मिली वो तो सदमे से बेहोशी हो गई। लेकिन उस आदमी का मोटिव क्या था विनोद को मारने का, ये जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा 2 महीने पीछे। डेट थी 3 अक्टूबर। शाम का वक्त था। विनोद अपनी दुकान के बाहर कुर्सी डाल के बैठा था। उसकी कंप्यूटर की दुकान थी, कंप्यूटर सेंटर था उसका। तो एक ट्रक आता है बहुत स्पीड से और विनोद को टक्कर मार देता है बैठे हुए। जिसके चलते उसको मैंने बताया ना उसकी दोनों टांगें टूट चुकी थी, वो इसी अच्छा। एक्सीडेंट की वजह से टूटी वो थी। एक्सीडेंट किया हुआ था हाँ, उसका। वो इतना खतरनाक एक्सीडेंट था कि लोगों को उम्मीद नहीं थी कि विनोद बच जाएगा उससे। लेकिन लकीली वो बच जाता है और विनोद के जो चाचा थे वो उस ट्रक ड्राइवर पे केस कर देते हैं। उनकी कंप्लेंट की वजह से उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया जाता है और अरेस्ट कर लिया जाता है। क्योंकि इंडिया में आपको पता है कि हिट एंड रन के इतने केस की कोई सज़ा नहीं है इतनी खास। तो वो 15-20 दिन के बाद ही जमानत पे बाहर आ जाता है। और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो वही ट्रक ड्राइवर ही था जिसने विनोद को आकर गोली मारी थी। अच्छा। अब पहली बार में जो एक्सीडेंट हुआ था। जब उन्होंने तहकीकात की तो उनको पता चला कि ये जो ट्रक ड्राइवर था उसका नाम देव था, वो बठिंडा से था। देव सुनार उसका नाम था और शायद दीपक उसका सर जैसे नाम था। दो नाम थे उसके, देव सुनार उर्फ दीपक। ट्रक भी जानबूझ के चढ़ाया होगा फिर उसने उसकी क्या दुश्मनी थी होगी उससे, वो तो ट्रक ड्राइवर था। उस पे उसके चाचा ने कंप्लेंट कर दी तो गुस्से में पहले तो उसने कुछ दिन उस पे कुछ महीने प्रेशर बनाया कि वो अपना केस वापस ले ले। और जब उन्होंने केस वापस नहीं लिया तो उसने गुस्से में आके उनको गोली मार दिया कर। अब पुलिस के सामने पूरा केस सॉल्व हो चुका था कि
क्या रिवेंज में, ये रिवेंज का केस है कि उसने पहले तो उन पर प्रेशर डाला, उन्होंने नहीं किया तो उसको आकर गोली मार दी। ये था ये केस। नहीं अभी ख़त्म हो गया केस? अभी तो ये केस शुरू हुआ है। ये इस केस का इंट्रो मैंने बताया अभी कि सॉल्व हो गया केस, पुलिस ने केस बंद कर दिया है, क्योंकि ये मोटिव तो सामने आ गया, रिवेंज केस था, उसको बदला लेना तो उसने बदला ले लिया। केस अब 2 साल बाद दोबारा शुरू होता है, रीओपन होता है 2 साल रीओपन बाद? होता है। तो अब पुलिस के सामने केस पूरा सॉल्व हो गया था, तो उन्होंने देव को धारा 302 के तहत उसके मर्डर के केस में अरेस्ट कर लिया और केस बंद हो गया। लेकिन फिर 2 साल बाद 2024 में ये केस फिर से ओपन होता है, क्योंकि किसी ने वहाँ के नए एसपी अजीत सिंह शेखावत को मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि मुझे पता है कि इस केस का असली मर्डर कौन है। असली मर्डर वो उसी ने मर्डर किया था, ट्रक ड्राइवर। और ये तो पुलिस ने कैसे सोल्व किया था ना ऐसा। क्योंकि बंद कमरे में तो वो दोनों ही थे। लेकिन किसी ने मैसेज भी किया ना उनको व्हाट्सएप पे, उस मैसेज की वजह से ये केस दोबारा रीओपन हुआ 2 साल बाद। ये पूरा केस जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, 2-3 साल पीछे। विनोद के बारे में मतलब सारा कुछ जानना पड़ेगा कि विनोद कैसा आदमी था, क्या था। विनोद बराड़ा का पानीपत में एक कंप्यूटर सेंटर था। बिजनेसमैन होने के साथ साथ विनोद सोशल एक्टिविस्ट भी था। जैसे वो अनाथ बच्चों को फ्री शिक्षा देता था, होमलेस लोगों को फ्री में खाना खिलाता था, और नेचर का भी बहुत प्रेमी था। वो लोगों को इनकरेज करता था नेचर को सुधारने के लिए। और वो उसके और भी ऐसे काम थे जिसके लिए लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। मतलब वो उसका मनी की भी उसको कोई दिक्कत नहीं थी, पैसे भी उसके पास अच्छे थे, काम बढ़िया चल रहा था उसका। और परिवार की तरफ से पूरा खुश था, अपनी बीवी के साथ उसके रिलेशन अच्छे थे, बच्चों के साथ अच्छे थे, अपने पूरी फैमिली के मतलब बढ़िया रहते थे वो। तो ये थी विनोद की सारी समरी। तो इसके बाद आते हैं कि अजीत सिंह शेखावत पे, जो जिनको बाहर से मैसेज आया था। उनको किसी ने मैसेज किया कि मुझे पता है असली कातिल कौन है। मैसेज आने के बाद उन्होंने ये केस दोबारा से सीक्रेटली रीओपन करवाया, क्योंकि जो उसके असली कातिल थे उनको पता ना चले कि क्या हो रहा है ये। तो उन्होंने सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन की। उनके दिमाग में पहली बात ये आई कि ये तो एक हिट एंड रन का केस था, ये कोई इतना बड़ा केस नहीं था, क्योंकि इसकी भी तो जमानत उसकी वैसे भी हो चुकी थी, वो भी 10 दिन बाद। तो वो किसी का मर्डर क्यों करेगा इतनी सी बात के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देव सुनार के फ़ोन रिकॉर्ड निकलवाए और बैंक डिटेल निकलवाई। तो बैंक डिटेल में, और पहले तो उनको फ़ोन डिटेल में उन्हें पता चला कि ट्रक एक्सीडेंट के बाद और मर्डर के बीच बीच में उनको एक नंबर से बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही थी। मतलब घंटों बात हो रही है एक नंबर पे। और उस आदमी का नाम था सुमित। तो सुमित पेशे से एक जिम ट्रेनर था, और उसकी एक सप्लीमेंट की शॉप भी थी। और अब वो उनके पुलिस को ये नहीं समझ आ रहा था कि इसका इस मर्डर से क्या चक्कर होगा, वो तो जानता नहीं देव सुनार कौन है। तो उन्होंने फिर सुमित के कार रिकॉर्ड और बैंक डिटेल निकलवाए। उसमें एक नाम और आ रहा था जिससे वो घंटों बात कर रहा है, उसे और लाखों रुपयों की ट्रांजेक्शन हो रही है। और वो नाम था सुमित बराड़ा की वाइफ निधि का। आगे बंदे इंगेज हो रहे हैं हम्म केस में। अब पुलिस के पास 3 नाम थे, देव सुनार, सुमित और निधि। देव सुनार तो पहले ही मर्डर के केस में अंदर था, अब उनके पास बचे सुमित और निधि। तो अब जो मैंने आपको पहले जो सीसीटीवी दिखाई ना, वो आधी थी। अब ये पूरी सीसीटीवी देखो। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि जब देव घर के अंदर आता है तो वो निधि को ऐसे नमस्ते का इशारा करता है हाथ से, मतलब कि उनकी बात पहले से हो रखी थी। और वो उसको इशारा करके बताती है कि विनोद कहाँ आराम कर रहे हैं। तो वो जब वो पूरा अंदर जाता है, हमला कर देता है, तब निधि अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है दरवाज़ा खोलने की। अब देख रहे हो कि दरवाज़ा वो ठीक से खोल भी नहीं रही, और वैसे लोगों को बुला लेती है, अपनी एक्टिंग पूरी करती है। और बाद में जो बताया बेहोश होने की एक्टिंग, वो सारी उसकी एक्टिंग थी। अच्छा वो मिली हुई था? वो मिली हुई थी पति को मरवाने के लिए। अब लोग, पुलिस ये कंफ्यूज थी क्योंकि इनका कोई ऐसा था ही नहीं कि क्या प्रॉब्लम होगी इनके अंदर ना। तो पुलिस ने जब फिर और इन्वेस्टिगेशन, पहले तो उन्होंने इस सीसीटीवी के बिहार पे उन दोनों को उठा लिया। पहले तो वो मुकर रहे थे कि मम्मी तो कुछ पता नहीं, जब पुलिस ने उनको सीसीटीवी दिखाई तो उनको मानना पड़ा। अब लोग ये हैरान थे कि क्योंकि निधि ऐसा क्यों करेगी, क्योंकि लोगों की नज़र में उनका रिश्ता बहुत बढ़िया चल रहा था, ना उनकी कोई लड़ाई होती थी ना कुछ। वो फैमिली फंक्शन भी बढ़िया अटेंड करते थे, और घर में सेलिब्रेशन भी करते थे। वो उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत भी रखती थी करवा चौथ का। और वो अपने बच्चों का भी पूरी केयर करते थे दोनों जाने। और अपने बेटे के जन्मदिन पे उन्होंने उसको बाइक गिफ्ट करी थी। आप वीडियो में देखोगे दोनों कितना खुश हैं, बच्चे भी कितना खुश हैं। सेजू का बर्थडे, तो दिस इज़ द हैप्पी एंडिंग ऑफ द बर्थडे। ड्यूक 390 उसका बर्थडे गिफ्ट, बट उसके लिए सरप्राइज़ है। मम्मी ने बोला था बाइक लेके दो। चलो मम्मी को बचा हुआ प्यार मम्मी को। फिर वो क्यों ऐसे हंसता खेलता परिवार, वो निधि ऐसा क्यों कर रही थी। तो आपको तो पता है जब पुलिस मनवाने पे आती तो मनवा ही लेती है। तो उन्होंने वो सारा सच जाना, तो वो क्या सच था। तो बात फिर वहीं पे आती है 2021 पे।
निधि ने अपने पति से बात की कि मुझे जिम जाना है, और वो उसका कहा कभी वापस मुड़ता नहीं था, तो उसने उसको परमिशन दे दी कि तुम जिम लगा सकते हो। और वहीं पे उसकी मुलाकात होती है सुमित से, जो वहाँ पर जिम ट्रेनर था, पर्सनल ट्रेनिंग देता था। वो निधि को पर्सनल ट्रेनिंग देने लगा। जब ट्रेनिंग के चलते चलते कुछ महीनों के अंदर उनका अफेयर चल गया। अफेयर चल गया तो जब नया नया अफेयर चलता है तो उनकी घंटों घंटों बातें हो रही थी फ़ोन पे। बस वो अफेयर के चलते ही उसने मरवा दिया। उनकी घंटों घंटों बातें चलती थी, उसके पति को शक ना हो इसलिए वो उसकी कॉल, जब कॉल डिलीट कर देते ना, उसकी गलती ये होगी वो कॉल डिलीट नहीं करती थी, वो पूरा कॉल लॉग ही उड़ा देती थी। अगर किसी का रोज ही कॉल लॉग पूरा डिलीट हो तो शक तो होगी। तो विनोद को ऐसे ही उसको शक हुआ कि इसकी रोज ही कॉल कॉल हिस्ट्री पूरी उड़ा देती है, इसका क्या चक्कर है। तो उसने पता करवाया तो उसको पता लगा कि इसका चक्कर चल रहा है उसके साथ, सुमित के साथ। तो वो बहुत मैच्योर आदमी था, उसने इसका ज़्यादा ढिंढोरा नहीं पीटा। उसने अपनी वाइफ को अकेले में, उनका झगड़ा हुआ जो भी, उसको समझाया उसने, और सुमित को भी उसने धमकी दी कि मेरी वाइफ से दूर रहो, क्योंकि वो ये रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि ये रिश्ते मैं उसको एक और मौका दूँ, अपने बच्चों के लिए अपनी वाइफ को एक और मौका दूँ कि ये रिश्ता बचा रहे। लेकिन निधि ने ये नहीं सोचा, उसने सुमित को चुना अपने परिवार की बजाय। तो अब विनोद उसके लिए बस एक रास्ते का कांटा था और कुछ नहीं। तो निधि ने ये सारा प्लान किया। वो निधि ही थी जिसने वो ट्रक एक्सीडेंट प्लान करवाया था। वो निधि ही थी जिसने वो उसको ट्रक उसको लेकर दिया था। और निधि ने उस ट्रक ड्राइवर को 10 लाख रुपए दिए थे, सुपारी दी थी। वो ट्रक ड्राइवर नहीं था, वो सुपारी दी थी उसको, देव सुनार को, उसको मारने के लिए। उनका प्लान था कि उसको एक्सीडेंट दिखा दिया जाए दुकान के बाहर ही, और वो उससे बच गया। खाली उसकी टांगे टूटी। अब वो 2 महीने घर में रह रहा है, उसका और मुश्किल हो गया फोन पे बात करना, ये करना। और वो निधि थी जिसने ये सारा प्लान किया, वो घर आके उसको मारे। बाप अब पुलिस को ये सारा केस समझ आ गया था क्या था, और उन दोनों को गिरफ्तार किया गया इसी बेस पे कि हाँ, रे, क्या मास्टर प्लान बनाया इन्होंने। ये था ये केस। अब वो बाहर वाला आदमी कौन था जिसने मैसेज किया? वो कौन था फिर। वो था विनोद का भाई, जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था। उसने कहा था कि मुझे पता है ये कातिल कौन है, क्योंकि उसको शक तो पहले से था। और उसका शक तब बदल गया जब निधि ने देव सुनार को पहचानने में ही अपनी गवाही जब कोर्ट में बुलाते हैं ना, तो उसने इसको पहचानने से मना कर दिया कि ये वो है ही नहीं। तो उसका शक तब कन्फर्म हो गया था। तो तब से ही वो, उससे पहले से उसके पे नज़र रख रहा अपनी भाभी पे। तो जब विनोद मरा था, विनोद के मरने के कुछ महीने बाद ही वो दोनों मनाली घूमने गए थे अपन सुमित के साथ। अब मतलब उसका प्लान पूरा सेट हो गया था। उसने वो फ्री हो गए थे उससे। उसने ये किया कि उसने बहाना लगा दिया कि मेरा इस घर में रहने को मन ही नहीं कर रहा। उसने वो घर भी छोड़ दिया और बाहर कहीं घर ले लिया जहाँ उसको उनको कोई नहीं जानता था, तो वो आ सके उनके घर। और अपने ससुर को और बच्चों को उसने अपने भाई के पास ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। अब इसमें पुलिस की ये नाकामी है कि वो जो उसका भाई था वो तब से ही पुलिस को कह रहा था कि मुझे पता है, मेरी बात सुनो। पुलिस ने उसकी बात ही नहीं सुनी, क्योंकि पुलिस आपको पता है हमारे यहाँ की इतना, उनके हिसाब से तो केस सॉल्व भी क्यों क्यों इस पकड़ने पड़े। उनकी नाकामी देखो कि उन्होंने ये सीसीटीवी फुल देखा ही नहीं कभी। अगर पूरा देख लेते तो तभी पकड़े जाते, क्योंकि वो तो उसकी वाइफ ही उसको अंदर लेकर आ रही है। उनके हिसाब से तो ये रिवेंज केस है, वो कभी ये फाइलें खोलते नहीं है। उन क्यों इतनी मेहनत करेंगे। ये तो एसपी थे, वो जो नए थे वो ईमानदार थे। उन्होंने उन पुलिस वालों पर जो तहकीकात कर रहे थे उन पर भी कमेटी बिठाई, और ये केस को दोबारा रीओपन करके इसको सारा सॉल्व किया, और निधि को और सुमित को सजा दिलवाई। और फिर कहते हैं जी औरत देवी का रूप होती है। तो मेरी जो स्टोरी है वो भी एक मर्डर केस की स्टोरी है, लेकिन थोड़ी डिफरेंट है। स्टोरी की शुरुआत होती है 1985 से, जहां बाड़ गांव में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम उसके घर वालों ने रखा तोरन सिंह उर्फ टीटू। और जब टीटू 2 साल का हुआ तो जैसे ना उसने बोलना शुरू कर दिया, तो घर वालों को बहुत खुशी हुई है देखकर कि हमारा बच्चा इतनी जल्दी बोलने लग गया। पर ऐसा था कि टीटू कुछ मुंह में बड़बड़ाता रहता था। तब घर वालों ने इतना नोटिस नहीं किया कि बच्चा है अभी कुछ भी बोलता रहता होगा, है ना। जब टीटू 5 साल का हो गया, वो अपने ना पेरेंट्स को अजीब अजीब सी बातें बोलने लग गया कि ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर आगरा में है, मेरे 2 बच्चे हैं। और वो नाम लेता था कि मेरी वाइफ का नाम उमा है। और वो बोलता रहता था कि मेरी एक दुकान है सदर बाजार में सुरेश रेडियो के नाम से। मेरी बहू का नाम उमा है, मेरे पापा जी का नाम चंदा भारती है। की दुकान है वो मेरी। कभी कहता है मेरे गोली मारी, कभी कहता है मेरे माता पिता तुम नहीं हो। तो उसके घर वालों ने इतना मतलब गौर नहीं किया कि बच्चा है, बच्चा कुछ भी बोलता रहता है। और जैसे ना धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, उसकी ये बातें ज़्यादा होने लग गई कि मैं बस से नहीं जाऊँगा, मेरी गाड़ी है खुद की, मैं उसमें जाऊँगा, ये घर बहुत छोटा है, मुझे अपने बंगलों में जाना है। और अब वो क्या करता था कि अगर उनके जैसे माँ बाप जो थे वो मना कर देते थे ना, ये बातें इग्नोर कर देते थे, तो वो जैसे कोई बड़ा मैच्योर आदमी करता है ना, ऐसे जाकर अपने कपड़े पैक करने लग जाता था और धमकी देने लग जाता था कि मैं घर से भाग जाऊँगा।
तो जब ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ने लग गई तो उसके घर वालों को थोड़ी फिक्र होने लग गई। और जो टीटू था वो 6 भाई थे, तो टीटू जो था वो सबसे छोटा था, और जो सबसे बड़ा भाई था अशोक, उन्होंने उसे भेजा ये देखने के लिए कि ये जो बातें कर रहा है कि सच में ऐसा कुछ है भी या नहीं। फिर अशोक जो अपने किसी दोस्त को साथ लेकर आगरा गया पता करने की उसकी कोई ऐसी शॉप है या कुछ ऐसा है भी कि जो वो बार बार नाम लेता रहता है। तो जब वो मतलब आगरा में पहुंचे, उन्होंने मार्केट में जाकर देखना शुरू किया, उन्हें कोई मिली नहीं शॉप। पहले तो वो ढूंढते रहे, फिर उन्हें थोड़ा ये होने लगा कि वो ऐसे ही बोल रहा है, और ऐसे ही करना ढूंढते ढूंढते वो कहीं पर जाकर रुक गए, थोड़ा थक के। जब ऐसे थक के उन्होंने जब हार मान ली कि हाँ कुछ नहीं है यहाँ, वो ऐसे ही बोल रहा है, तो ऐसे ना अशोक का खड़े खड़े ध्यान गया कि एक शॉप थी जिस पे लिखा था सुरेश रेडियो। तो वो पहले तो बहुत शॉक्ड हो गया कि ये तो सच में है, कि जैसे टीटू बताता था कि मेरी सुरेश रेडियो के नाम से सदर बाजार में एक शॉप है। जब उसने ये देखी शॉप तो उसने कहा कि जाकर एक बार देखते हैं, और जब वो अंदर गया तो एक लेडी बैठी थी वहाँ पर शॉप में। तो उसने अशोक ने जाकर उस लेडी से पूछा कि मुझे सुरेश से मिलना है। तो उस लेडी ने कहा कि वो इस दुनिया में नहीं है। उसने पूछा आप कौन हो, उसने बोला, उसने अपना नाम लिया कि मेरा नाम ओमा है, मैं सुरेश की वाइफ हूँ। तो अशोक था वो थोड़ा शॉक्ड हो गया कि ये तो वही नाम आ गया उसकी वाइफ का जो टीटू बोलता है बार बार कि मेरी वाइफ का नाम ओमा है। फिर अशोक ने जब ओमा से पूछा कि सुरेश की डेथ कैसे हुई थी, तो ओमा ने जैसे सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे उन्हें गोली मार दी थी किसी ने, कि वो शाम को जैसे घर आए उनको ऐसे गोली मार दी। तो जब सुरेश ने ये चीज़ सुनी तो वो बिल्कुल ही ऐसे माथे पे हाथ रख के बैठ गया कि ये सेम स्टोरी टीटू उन्हें बोलता था। अब जब वो अजीब सी बातें करने लग गया था तो वो इसमें ये बातें भी बोलता था कि मेरी मौत हो गई थी, मेरे गोली लगी थी, मैं ऐसे काम पे गया था, मैं काम से घर आया, मुझे किसी ने गोली मार दी। 5 साल का बच्चा जब ऐसी बातें करे जिसे कुछ नॉलेज ही नहीं है कि मरना जीना क्या होता है। और जब ओमा ने ये सवाल किया तो अशोक ने उठकर उसे सारी बात बताई, टीटू के बारे में सारा कुछ बताया। तो जैसे अशोक को शौक लगा था, ओमा को भी शौक लगा कि ये सब कैसे हो सकता है। पर फिर उसने ये चीज़ बोली कि शायद उसने कहीं न्यूज़ में पढ़ी होगी ये चीज़, क्योंकि जब सुरेश की डेथ हुई थी तो उस टाइम पर ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा मतलब वायरल हो रही थी, क्योंकि ऐसे शॉर्ट डेड कर दिया था। तो उसने कहीं पढ़ ली होगी ये चीज़, शायद इसलिए रिपीट कर रहा होगा। तो ओमा ने भी जो अपने वो सास ससुर थे उनको ये बात सारी बताई कि आज ये बात हुई। तो एक तरफ तो उन्हें बहुत खुशी हुई ये बात सुनकर कि उनका बेटा जैसे है ना कि किसी और रूप में या किसी भी तरह कह लीजिए वापस आ गया। पर एक तरफ से वो थोड़ा डरे हुए थे कि पता नहीं ये सच है या क्या होगा अभी। तो उन्होंने ये चीज़ कंफर्म करने के लिए प्लान बनाया कि सबसे पहले वो टीटू के घर जाएंगे, उसके मम्मा और पापा जो थे वो टीटू के घर जाएंगे बाड़ गाँव में। तो जैसे प्लान हुआ सभी वो चले गए वहाँ पर। तब टीटू को बताया नहीं गया था कि उसके वो माँ बाप आ रहे हैं। और जब वो आए टीटू बाहर बैठा था, और जब वो अंदर एंटर हुए टीटू एकदम से उठकर खुश होकर ना जैसे उनकी तरफ भाग गया और ऊंची ऊंची आवाज में बोलने लग गया कि ये देखो मेरे माँ बाबूजी आए हैं, मेरे माँ बाबूजी आए हैं। जब ये चीज़ देखी तो सभी हैरान हो गए और थोड़ा उन्हें विश्वास हो गया कि हाँ सच बोल रहा है ये, क्योंकि उसने पहली बार देखा अपने एकदम से माँ-बाप को। कि उसे एकदम से करेक्टली बता रहा है कि हाँ ये मेरे माँ बाप हैं। तो उन्हें भी मिलकर बहुत खुशी हुई। फिर थोड़ा देर वो बैठे, जैसे उन्होंने बातें की, उन्होंने उसका अंदाज देखा, उसका बोलने का अंदाज भी जैसे सुरेश का था, बिल्कुल वैसे अंदाज से वो बातें कर रहा था। और जब ओमा को उसने देखा वो जैसे ना थोड़ा शर्मा के उसकी तरफ देखने लग गया, जैसे कोई मैच्योर आदमी करता है ना, ऐसे रिएक्ट करने लग गया। और उसने ऐसे ओमा को इशारा किया अपने पास बैठने के लिए। और जब ओमा उसके पास बैठी तो वो अपने बच्चों के बारे में पूछने लग गया कि उसने नाम लिया सीधा, रोमू और सोमू कैसे हैं, क्या करते हैं। तो वो बातें करते रहे थोड़ी देर। तो उन्होंने ना कुछ बातें शुरू की कि जिससे पता चले कि वो सच में सुरेश है या नहीं। एकदम से टीटू ने ओमा के साथ डोलपुर मेले के बारे में कुछ बातें की जो सिर्फ ओमा और सुरेश को ही पता थी और किसी को नहीं पता थी।
और जब वो बातें उमा ने सुनी तो उसे पूरा विश्वास हो गया कि ये सुरेश ही है। तो सब कुछ कंफर्म होने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, एक दो टेस्ट हम और करेंगे, क्योंकि ऐसी बातों पर बिलीव करना थोड़ा मुश्किल होता है कि पुनर्जन्म वगैरह कोई बिलीव नहीं करता इन चीज़ों में। इम्पॉसिबल। तो उन्होंने उसके जो घर वाले थे उनके साथ ऐसे प्लानिंग की कि हाँ हम एक दो तीन टेस्ट और लेंगे इस चीज़ को देखने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि टीटू को आगरा लेके गए, और जब बाज़ार में पहुंचे तो उन्होंने जैसे जो सुरेश की शॉप थी उन्होंने कहा कि हम उसको शॉप से जो है थोड़ा तेज़ ले जाएंगे, मतलब उसको इससे भी उसे पता ना चले कि हम शॉप से गुजर भी जाएंगे, ये देखने के लिए कि उसे पता चलता है कुछ पहचानता है या नहीं। तो सुरेश के भाई ने जो कार थी सुरेश की शॉप से स्पीड से करके निकाल दी। तो तभी टीटू ने जो आवाज़ दी कि अरे रुको, शॉप तो पीछे रह गई, मेरी दुकान तो पीछे है, तुम आगे क्यों ले आए हो। पहचान गया तो शॉप? हाँ, वो इतनी स्पीड में उसने पहचान लिया कि हाँ मेरी शॉप यहाँ है। ऐसी चीज़ वही इंसान पहचान सकता है जो उस रास्ते से आता जाता रहा हो, बहुत टाइम उसने वहाँ पर स्पेंड किया हो, है ना। तो वो चलो उसे शॉप में लेके गए, और वो शॉप के अंदर भी ऐसे नहीं गया जैसे कि हम नॉर्मल जाते हैं, वो ऐसे गया जैसे कोई वही मालिक है, उसकी मतलब थोड़ी चाल ऐसी थी। फिर अंदर जाकर उसने जैसे सारा अपना देखा शॉप को एक बार उसने, और पूरा जैसे बता दिया कि यहाँ रेनोवेशन हुई है, यहाँ पर ये नहीं था, यहाँ पर ये चीज़ लगी थी, वो सारी उसने बात सब याद था। की, सब बात की। सच में पुनर्जन्म था। हाँ, तो वो टेस्ट उसने पास कर लिया कि उन्हें कंफर्म हो गया कि हाँ इसे पता है सब कुछ। और फिर उसके बाद उसे घर लेकर गए, और वहाँ जाकर जब वो जैसे बैठा, उन्होंने क्या किया कि जो रोमू सोमू थे ना, सुरेश के दो बेटे थे, उन्हें उन्होंने भेज दिया जैसे बच्चों के बीच में खेलने के लिए, ये देखने के लिए कि वो उनको पहचान पाता है या नहीं। और उसने इतने बच्चों में से रोमू और सोमू को पहचान लिया, और फिर उन्हें यकीन हो गया कि हाँ ये भी ठीक है, उन्हें मतलब टेस्ट पास हो गया के हिसाब से। और अब उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारी डेथ कैसे हुई थी, और फिर टीटू ने बताया कि वो शाम को अपनी जो दुकान बंद करके घर आ रहा था, और घर आके जब उसने हॉर्न बजाया कार का, तो दो लोगों ने आकर उसके ऊपर गोलियां चला दी उसी टाइम, और वहीं उसकी मौत हो गई। और उन्होंने फिर उससे पूछा कि तुम किसी को पहचान सकते हो अगर तुम्हें अब पूछा जाए तो। उसने कहा कि हाँ मैं एक को पहचानता हूँ, वो मेरा बिजनेस पार्टनर ही है। तो जब उसने ये बात बोली तो फिर उन्होंने पुलिस को ये बात बताई, फिर पुलिस ने थोड़ा इस चीज़ को सीरियस लेना शुरू किया कि देखते हैं कि सच है या झूठ। फिर उन्होंने उस आदमी को अरेस्ट कर लिया, और जब उससे थोड़ा सख्ती से पूछताछ की तो उसने ये चीज़ मान ली कि हाँ वही था। और उन्होंने जब थोड़ी और सख्ती की तो उसने दूसरे वाले का नाम भी बता दिया कि उसके साथ वाला कौन था। तो और जब उन दोनों ने अपना जो गुनाह था वो मान लिया, फिर उन्होंने उन दोनों को सजा दी। इसके बाद अब जो टीटू था उसको उसके गांव वापस भेज दिया गया, क्योंकि अब वो दोहरी जिंदगी नहीं जी सकता था। और सुरेश के माँ बाप जो थे वो कभी कभी मुझसे मिलने आते जाते रहते थे, और अब वो टीटू एक सरकारी टीचर बन चुका है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। और ये थी मेरी कहानी। इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। एक नहीं कई होगी, फिर अब तो देखनी पड़ेगी। जी, अनबिलीवेबल सा केस है। ओम शांति ओम की तरह दोबारा जन्म लिया इसने भी, और अपने कातिलों का पता बताया। वैसे बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है पर होता है। कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। ये तो है। तो कलयुग की बात हुई है, जैसे अभी जो मैं केस बताने वाला हूँ, ये सुनने के बाद आप लोग यही कहोगे कि वाकई में कलयुग अब आ चुका है। तो ये इसी साल केस हुआ था 2024 में ही, मार्च 15 को। तो ये केस है 16 साल की लड़की काव्या का और 20 साल के लड़के मुकुल का। तो बात है 15 मार्च 2024 की सुबह की, जब काव्या अपनी चचेरी बहन मुस्कान को एक व्हाट्सएप वॉइस नोट भेजती है, जिसमें वो बोलती है कि मुस्कान जल्दी से घर आ जाओ। पापा और तनुज को मुकुल ने मार दिया है। मुस्कान जल्दी जबलपुर आ, पापा और तनुज को मुकुल ने मार दिया है। टोटल काव्या की फैमिली में 3 मेंबर थे। एक तो खुद काव्या, दूसरे उसके फादर जिनका नाम था राजकुमार, और तीसरा उसका 8 साल का छोटा भाई जिसका नाम था तनिष्क। और अभी जो वॉइस नोट उसने भेजा, उसने ये बताया कि उसके दोनों फैमिली मेम्बर्स को मुकुल ने मार दिया है, और उसकी मॉम की डेथ 1 साल पहले हो गई थी। तो अभी वो मैसेज मुस्कान ने पूरे 5 घंटे बाद पढ़ा था, और वो रहती थी पिपरिया में, जो कि काव्या का जो शहर है जिसका नाम है जबलपुर, उससे 230 किलोमीटर दूर है। तो उन्हें 5 घंटे तो लग ही जाएंगे वहाँ से आने से। इसलिए वो क्या करते हैं, जबलपुर में अपनी फैमिली मेम्बर्स को कॉल करके बोलते हैं कि प्लीज़ जाकर देखो क्या हुआ, हमें ऐसे काव्या का मैसेज आया है। तो अराउंड 3 बजे के पुलिस जबलपुर में उनके घर पहुंचती है, और वहाँ का जाकर वो खौफनाक जो वहाँ का मंजर है वो देखती हैं। वो क्या देखते हैं कि जो राजकुमार था काव्या का फादर, उसका सर पूरी तरह से खुला पड़ा है, और प्लास्टिक बैग में उसे रैप करके किचन में फेंका हुआ है किसी ने, जिसने भी उसे मारा है।
और वो उसके तहकीकात करते हैं और उन्हें कहीं भी तनिष्क की लाश नहीं मिलती। तो एक पुलिस वाले की नज़र जाती है रेफ्रिजरेटर की ओर, वहाँ पर खून लगा था। तो जब वो हैंडल खोलता है रेफ्रिजरेटर का तो उसके अंदर उसे तनिष्क की लाश मिलती है जो कि कंबल में लपेटी हुई थी और उसका भी सर खुला हुआ था। और अभी काव्या की उन्हें लाश नहीं मिली कहीं भी। तो काफ़ी वो सर्च करते हैं, उन्हें कहीं भी उसकी लाश नहीं मिलती। तो फिर वो क्या करते हैं, सोसाइटी की बाहर की सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं और उसमें वो जो देखते हैं वो देख के वो हैरान रह जाते हैं। वो उसमें देखते हैं मुगल को जो कि स्कूटरी में बैठ के अराउंड 12:30 दोपहर को सोसाइटी से बाहर निकल रहा है। वही मुगल जिसका उसने वॉइस नोट में जिक्र किया था काव्या ने। तो अभी हैरान करने वाली पुलिस को जो बात थी वो ये थी कि मुगल के साथ साथ थोड़ी ही देर बाद काव्या भी सोसाइटी से बाहर निकलती है और मुगल के साथ स्कूटी पे बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं दोनों। और अभी काव्या ने जो वॉइस नोट किया था उसमें उसने मुगल का बताया था कि उसने उसके फैमिली मेम्बर्स को मारा, लेकिन अब वो खुद उसके साथ बैठकर कैसे जा सकती है। और ये बात पुलिस को बहुत खटकी। तो उन्होंने मुगल की हिस्ट्री निकाली तो उन्हें पता चला कि मुगल और काव्या दोनों रिलेशनशिप में थे और लास्ट ईयर यानी कि 2023 में ही वो सितंबर के महीने दोनों घर छोड़ के भाग गए थे। लेकिन जैसे कि अभी काव्या नाबालिग थी और मुगल तो 20 साल का था, वो तो अडल्ट था, तो इसलिए काव्या के फादर ने पुलिस रिपोर्ट लिखाई और पुलिस उन्हें पकड़कर वापस जबलपुर ले जाती है। और अभी क्योंकि वो काव्या नाबालिग थी तो उसका फादर गुस्से में मुगल के ऊपर केस करता है किडनैपिंग का एंड अटेम्प्ट टू रेप का, जिसके चलते वो उसे जेल भी करवा देता है। तो जब मुगल का ट्रायल होता है कोर्ट में तो जज के सामने काव्या जो है अपने फादर के खिलाफ ही गवाही दे देती है और बोलती है कि मेरी किडनैपिंग नहीं हुई, मैं अपनी मर्जी से मुगल के साथ गई थी, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और इसके कारण मुगल जेल से छूट जाता है। सो फिर पुलिस मुगल के घर जाती है और इन्वेस्टिगेट करने। तो वहाँ उन्हें उनका भाई मिलता है जो कि उन्हें बताता है कि जब से मुगल जेल से वापस आया है वो बहुत ही चिड़चिड़ा हो गया है, वो बदल चुका है, घर वालों से भी बदतमीजी से बात करता है, हमेशा गुस्से में रहता है और हमेशा क्राइम से रिलेटेड ही वो शोज़ देखता है और मूवीज़ देखता है। और फिर पुलिस उसके रूम के चेकअप करती है तो उन्हें पता चलता है कि मुगल अपने पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट साथ में ले गया है। तो अब पुलिस को ये बात पता चल चुकी थी कि ये सोची समझी साजिश है और ये प्लान पहले से वो कर रहा था। और उसके बाद वो आसपास की सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं जहाँ जहाँ वो जा सकते थे इस शहर से निकलने के लिए। तो वो सबसे पहले रेलवे स्टेशन की फुटेज देखते हैं और वहाँ पर काव्या और मुगल दोनों दिखाई देते हैं जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रेलवे स्टेशन में एंटर होते हैं। लेकिन तकरीबन 10-12 मिनट बाद वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 से बाहर आ जाते हैं रेलवे स्टेशन से। सो पुलिस को इस बात का भी पता चल चुका था कि ये पुलिस को गुमराह कर रहे हैं और दोनों मिले हुए हैं। और उसके बाद वो नज़दीकी बस स्टैंड की फुटेज देखते हैं सीसीटीवी की और उनमें भी काव्या और मुगल दिखाई देते हैं जो कि एक गाँव में जाने वाली बस पकड़ते हैं। और इसके बाद पुलिस को पूरा बिलीव हो गया था कि ये मिले हुए हैं और इन्हें पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो लगभग 35 कर्मचारी पुलिस के उनके पीछे लगते हैं उन्हें पकड़ने के लिए, लेकिन वो इतने ज़्यादा शातिर थे कि वो कोई भी अपना डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ ही नहीं रहे थे पीछे। जैसे कि जब ये केस शुरू हुआ था तो उन्होंने उस बस को जो पकड़ा था सिर्फ 90 किलोमीटर के अराउंड उन्होंने 4 बसेस चेंज करी। और सिर्फ बस ही नहीं, वो ट्रेन से भी सफ़र कर रहे थे, कैब से बुक कर रहे थे, इवन फ्लाइट्स में भी जा रहे थे। तो ये 1 मंथ हो चुका है इस बात को और 1 मंथ में उन्होंने टोटल 4 स्टेट्स और 9 शहरों को बदला। और कहीं एक भी सिटी में वो 6 से 8 घंटे से ज़्यादा नहीं रहते थे। और कोई भी ट्रांजैक्शन करनी थी तो पब्लिक वाईफाई का यूज़ करते थे ताकि जब भी वो ट्रैक हो तो पब्लिक डोमेन में उनका एड्रेस जाए, ना कि उनके फ़ोन में ट्रैक हो। और इतना वो शातिर तरीके से एक प्रोफेशनल कातिलों की तरह काम कर रहे थे। लेकिन पुलिस को एक लीड मिलती है जब काव्या पुणे के एक रेस्टोरेंट में पेटीएम से बिल पे करती है। तो पुलिस को इमीडिएटली इसका अलर्ट मिलता है और वो पुणे की पुलिस को बताते कि वो उस एड्रेस पे जाकर उन्हें पकड़े। लेकिन एज़ एक्सपेक्टेड वो जब वहाँ पहुँचते वो दोनों वहाँ से जा चुके होते हैं। इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ चुकी है तो पता चलता है कि जो काव्या के फादर थे राजकुमार, उनके सर पे किसी भारी चीज़ से 10 बार वार किया गया था जिससे उनकी मौत हुई। और जो उसका 8 साल का भाई था उसके सर पर 6 बार किसी भारी चीज़ से वार किया गया था जिससे वो वहीं पर ढेर हो गया। लेकिन पोस्टमार्टम में ये भी आया कि जब उसे रेफ्रिजरेटर में रखा गया तब भी वो ज़िंदा था, उसके वो कुछ टाइम बाद मरा। और फिर पुलिस ने सीसीटीवी आसपास की और खुदेली तो उन्हें पता चला कि उसी सेम नाइट ही 15 मार्च को ही मुकर रात को अराउंड 3 बजे सुबह 3 बजे वो एक किसी शॉप में जाता है या फिर कोई एरिया था वहाँ पर वो ग्लव्स खरीदता है, नुकीले हथियार और एक बैग भरकर हथियारों का लाता है जिसमें कटर भी था। तो उसके बाद वो उसी रात बाद में अंजाम देता है अपने इस क्राइम को। और फिर पुलिस उन्हें काफ़ी ढूंढती है, वो कहीं भी मिलते नहीं हैं। तो कई महीनों तक ये सिलसिला चलता है। फिर फाइनली जब वो हरिद्वार में होते हैं काव्या एंड मुगल, तो एक औरत काव्या को पहचान लेती है क्योंकि उसने न्यूज़ देखी थी। तो वो पुलिस को अलर्ट करती है
और उसके बाद पुलिस वहाँ पर आती है और सक्सेसफुली काव्या को पकड़ लेती है। लेकिन मुकुल उसे देख के पुलिस को भाग जाता है और फिर जब काव्या अरेस्ट हो जाती है तो ठीक 2 दिन बाद मुकुल भी खुद आकर अपना सरेंडर कर देता है पुलिस के सामने और अपना गुनाह कबूल कर लेता है। तो इस तरह ये केस जो इतने महीनों तक चला वो फाइनली सॉल्व हो गया। और एक कितनी बेवकूफ़ लड़की है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही बाप और छोटे मासूम से भाई को उसने इतनी बेरहमी से मार डाला। तो देखो भाई कलयुग है, तो ये सब चीज़ें अभी जो केस नॉर्मल हो चुके हैं, ऐसे पता नहीं ना जाने कितने केस आते हैं जो कि हम आगे आपसे शेयर करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आज का पॉडकास्ट आपको इंटरेस्टिंग लगा और इस सीरीज़ को हम आगे तभी कंटिन्यू करेंगे अगर आप लोग चाहेंगे। तो ऐसे और मिस्टीरियस केसेस एंड दिल दहला देने वाले केसेस में आपके साथ इस पॉडकास्ट में लाते रहेंगे और बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Must watch, like and do subscribe.